Assalamualaikum everyone. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक विद यू अबाउट इन्वेस्टिगेशंस जो हमें किसी भी डिजीज़ में करानी होती हैं. याद रखिएगा, स्पेशली विद रेफरेंस टू जो हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं IENT, मेडिसिन एंड सो ऑन, उनमें आपके पास जो सिनेरियोज आते हैं उसमें बहुत दफ़ा पूछते हैं आपसे कि हाँ जी अब गिव अस द ट्रीटमेंट एंड इन्वेस्टिगेशंस या फिर हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट. स्पेशली मैं ENT के रेफरेंस से ये बात कर रही हूँ बिकॉज उसमें जब आपका सिनेरियो आता है तो उसमें अक्सर एक ऑप्शन ही होती है इन्वेस्टिगेशन की कि हाउ विल यू मैनेज द पेशेंट. मैनेज करने में आपने शुरू से आखिर तक सब लिखना होता है कि आपने उसको रीअश्योर करना है पेशेंट को, आपने उसको उसी वक्त इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देना है जो फौरी चाहिए होगा उसको, फिर आपने उसमें जो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो क्या करना है, फिर आपने इन्वेस्टिगेशंस क्या करानी है पेशेंट की. तो उसमें फिर मैनेज में ये सारी बातें आ जाती हैं. तो आपको कैसे पता चले कि यार हर चीज़ में क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं. एक तो आप ये कि आप हर डिजीज़ का याद रखें, वो तो करना ही करना है, मतलब आप हर डिजीज़ का पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भूल जाए या फिर आपके जहन में बाद में मतलब ना आ रहा हो उस टाइम, तो एक जनरल सा रूल जो आप हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं ना, वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि वो आपका अक्सर चीज़ों पे चल जाता है. कि जब भी आपसे कोई पूछता है ना इन्वेस्टिगेशंस क्या है इस डिजीज़ की, तो आप उसको हमेशा दो में डिवाइड करेंगे. वाइवा में आपसे कोई पूछेगा तो ये चीज़ बेस्ट इंप्रेशन डालती है कि इन्वेस्टिगेशंस हमेशा आप दो ग्रुप्स में पहले डिवाइड करें. एक हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस यानी वो इन्वेस्टिगेशंस जो आप ब्लड से करेंगे, दूसरी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस यानी वो जो आप उसकी एक्सरेज या कोई भी रेडियोलॉजी में करेंगे. और फिर एक हो सकती है आपकी स्पेशल, आप ग्रुप एक बना सकते हैं कि सपोज आपने किसी का थ्रोट कल्चर कराना है, किसी का नेजल स्वैब कराना है, या आपने किसी का लंबर पंक्चर कराना है, तो वो जाहिर सी बात है ना हेमेटोलॉजी में फॉल करते हैं ना रेडियोलॉजी में, तो वो थोड़ी सी स्पेशल ग्रुप में आती है. तो आप अपने जहन में हमेशा सोचेंगे इसी फॉर्म में. कोई भी डिजीज़ आती है, सिंपल ओटाइटिस मीडिया भी आ जाता है तो भी आपने अपने जहन में सोचना इसी फॉर्म में है कि व्हाट इज़ द पाथवे. ठीक है जी. अच्छा, अब क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें. अच्छा जी, ग्रुप्स तो हमने बना लिए. आप जब भी वाइवा में भी जवाब दे रहे होंगे तो आपने कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस कैन बी आइदर हेमेटोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, और ये कह देना स्पेशल ग्रुप. आप किसी को क्या एक्सप्लेन करते नहीं, वो तो आपको पता है ना कि स्पेशल भी एक ग्रुप होता है. अच्छा, हेमेटोलॉजिकल में अब क्या चीज़ें आ सकती हैं. इसमें ब्लड का हर टेस्ट शामिल हो सकता है, जिसमें सबसे शुरू में ब्लड CP विद ESR यानी कंप्लीट ब्लड काउंट विद ESR, CRP ऑफ ब्लड, और फिर आपकी जो बाकी आते हैं LFTs, RFTs, सीरम इलेक्ट्रोलाइट है, और उसके अलावा PT, INR, PT, APTT हो गया, ब्लड कोएगुलेशन प्रोफाइल है, और जो कुछ भी है फेरिटिन, एल्ब्यूमिन, सीरम के ये सारे जितने हैं ना, ये सारे ब्लड रिपोर्ट्स में आते हैं. अगर हम आप मेडिसिन के वार्ड में हैं तो डेफिनेटली मेडिसिन के सिनेरियो में तो हमें हर चीज़ से ताल्लुक हो सकता है हमारा. अगर एक पेशेंट हमारे पास लिवर की पैथोलॉजी के साथ आते हैं तो हम उसकी CP विद ESR और LFT लाजमी कराएंगे. अगर किसी को हमें लग रहा है कि हेमेचूरिया है, वो कहता है कि यूरिन इन ब्लड है, तो हम उसकी CP विद ESR के साथ RFTs कराएंगे. तो ये तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. अगर RFT रीनल फंक्शन टेस्ट है, LFT लिवर फंक्शन टेस्ट है. लेकिन अगर हम ENT के रेफरेंस से बात करते हैं तो उसमें हमें जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ द केसेस में ENT में LFT RFTs वगैरह की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये लिवर और किडनी के स्टेटस को बता रहे हैं, और हमारी मैक्सिमम ENT की डिजीजेज में उनका ताल्लुक नहीं होता. कुछ में हो सकता है, मैक्सिमम में नहीं होता. तो आपके पास जब भी कोई याद आए, ठीक है, इस तरह का कोई भी केस है आपके पास और उसमें कोई आपको नजर आ रहा है इन्फेक्शियस पैथोलॉजी है, ठीक है, किसी किस्म का इन्फेक्शन बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई भी वायरल, बैक्टीरियल, व्हाटएवर, CP तो आप लाजमी करा लें. नॉट ओनली इन्फेक्शियस, अगर आपको लग रहा है कहीं पर ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, आप वहाँ भी CP करा सकते हैं. कोई इन्फेक्शन है किसी भी किस्म का, ये ओटाइटिस मीडिया विद सपुरेशन है, ओटाइटिस मीडिया सिंपल है, क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया है, या फिर आगे आप चलें तो कोई भी इन्फेक्शियस पैथोलॉजी, ये तो ईयर की बात होगी ना, नोज़ में है कोई फंगल इन्फेक्शन है, कोई ओरल कैविटी का इन्फेक्शन आ गया, आपको टॉन्सिलाइटिस का केस आ गया, CP कराते हुए कुछ नहीं जाता, आपके पास ब्लड की कंप्लीट पिक्चर आ जाती है. इवन कोई एलर्जिक रिएक्शन है आपको तो भी आप करा सकते हैं. अच्छा, आई को मैंने इसलिए नहीं कहा कि मैं आई के रेफरेंस से बता रही हूँ. आई में ना आपकी इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्पेशली आई के लिए करा रहे होते हैं जो कि हम वैसे नहीं पढ़ते. सपोज आप रेटिना की देख लें, बहुत वास्ट इन्वेस्टिगेशंस है, तो वो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी स्पेशल आई के लिए. ये मैं आपको जनरल बता रही हूँ. तो अगर आपको कभी भी इन्फेक्शियस पैथोलॉजी लग रही है तो आप CP विद ESR तो करा लें. CRP भी आपके बॉडी में इन्फेक्शन का स्टेटस बताते हैं, तो अगर आप ये भी साथ कह देते हैं तो नॉट अ बैड डील, ठीक है, बहुत बुरी बात नहीं होती है कहना भी. फिर रेडियोलॉजिकल क्या है. रेडियोलॉजिकल में अब मैं ENT के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको कि यहाँ से इतना ही चाहिए होगा, लेकिन अगर आपको मेडिसिन का करना है तो फिर LFT RFT है आपके पास,
फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, इसमें आपका सोडियम पोटेशियम वगैरह चेक होता है। फिर सीरम फेरेटिन जो है ना, कभी कभार वो इलेक्ट्रोलाइट्स में शामिल नहीं करते, तो आयरन के स्टोर्स को चेक करने के लिए सीरम फेरेटिन करवाते हैं हम। उसके बाद वी हैव ब्लड, जो कोएगुलेशन प्रोफाइल को चेक करने के लिए पीटी-एपीटीटी जो है वो आप कराते हैं। ये आपका पीटी-एपीटीटी और आईएनआर, ये आपका सारा का सारा जो है ना वो बताते हैं कि ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम और इसके सारी की सारी कोएगुलेशन प्रोफाइल कैसी चल रही है। ठीक है, सीरम एल्ब्यूमिन करा सकते हैं। तो ये आपके कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो यू हैव टू परफॉर्म, लेकिन विद रेफरेंस टू ईएनटी यही चीज़ हमारी ज़्यादा होगी, बाकी नहीं करने। रेडियोलॉजिकल में क्या आता है? रेडियोलॉजिकल में आपकी जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, वो है एक्सरे। ठीक है, जब भी आपके पास कोई पैथोलॉजी है, सपोज करते हैं एक एडिनॉइड का बच्चा आया है, आप क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? CPESR कराएंगे और एक्सरे, और कौन से एरिया का? फिर जाहिर सी बात है कि एक्सरे आप हेड एंड नेक के रीजन का कराएंगे। बहुत जनरल मैं कहूँ तो, अगर आपको बहुत स्पेसिफिक कोई कहे तो एक्सरे पोस्ट नेजल स्पेस आप कहेंगे। तो जाहिर है अगर आपको बहुत स्पेसिफिक नाम नहीं आता तो आप जनरल नाम बोलते हैं, आप कहते हैं आप एक्सरे हेड एंड नेक रीजन का कराएंगे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक याद है एडिनोइड के केस में, तो वो एक्सरे पोस्ट नेजल स्पेस होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने देखने हो अपने सारे पैरानेजल साइनसेस, तो वो एक्सरे होते हैं वाटर्स व्यू उसे कहते हैं, जो आपका चिन की तरफ से वो करते हैं। तो अगर आपको नाम पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो सिर्फ इतना तो लिख देना है कि एक्सरे हेड एंड नेक कराना है। ठीक है, तो ये आपकी सबसे कॉमन रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल हो जाती है। इसके बाद क्या आता है? एक्सरे नहीं होगा तो CT स्कैन, फिर MRI। तो इनको आपने हर केस में इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको डिजीज लग रही है, CT स्कैन तो चलो फिर हम बहुत सारी पैथोलॉजीज में, स्पेशली जो नियोप्लास्टिक चीज़ें होती हैं ना, यानी आपके कैंसर्स हैं, कोई भी ट्यूमर है किसी भी चीज़ का, ईयर, नोज, थ्रोट, वटेवर, उसमें CT तो अक्सर करा लेते हैं। MRI सिर्फ आपने तब करानी है जब आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ देखने हैं। ठीक है, हर चीज़ में MRI को नहीं घुसाना, बिकॉज ये बहुत महंगी इन्वेस्टिगेशन होती है, हर पेशेंट वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आपने इसको बिला वजह नहीं लिखना होता, और आपने एग्जाम में भी नहीं बताना होता, वरना एग्जामिनर को गुस्सा आ जाता है। तो आपने सिंपल चीज़ें पहले बतानी है। ज़रूरत होगी तो आप ज़ाहिर है कराएंगे, लेकिन नहीं ज़रूरत तो यू डोंट वांट टू गो टू दैट। ठीक है, इसी तरह एंजियोग्राफी कराने की अगर ज़रूरत है तो वो आपने कोई वेसल्स की पैथोलॉजी है आप तभी कराएंगे, जाहिर सी बात है। और अगर आपका ब्रेन में जितनी, जैसे एक था ना कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक सेपरेटिव टाइटिस मीडिया, उसमें आपकी ब्रेन में एब्सेसिस वगैरह बन रही होती हैं, तो उसमें फिर आपका CT और MRI के यूजेस हैं। तो ये होगी आपकी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। फिर स्पेशल में क्या आ रहा है? जैसे सपोज किसी को बहुत ज़्यादा कोई CSF रिलेटेड इशू है, कोई ब्रेन में सपोज करते हैं कि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हमें लग रहा है, तो उसमें फिर हम लंबर पंक्चर कराते हैं। उसमें आप CSF लेके और उसका प्रेशर चेक करते हैं। लेकिन लंबर पंक्चर की भी कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि आप कभी भी जब आपको लग रहा हो कि कोई हर्निएशन का या कोई मैस है जिसका चांस है, तो फिर आप नहीं कराते, क्योंकि वो हर्निएट होने का खतरा होता है। लेकिन कुछ केसेस में आप करा सकते हैं। मैं बता रही हूँ कि स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। फिर जो आते हैं आपके पास बहुत टॉन्सिलाइटिस या फिर उसके फेरेंजाइटिस के केसेस आते हैं जिसमें थ्रोट में मसला होता है, उसमें आप थ्रोट स्वैब कराते हैं। ठीक है, थ्रोट स्वैब में आप चेक करते हैं थ्रोट कल्चर, बेसिकली वो होता है कि कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, तो वो भी आपका स्पेशल टाइप ऑफ टेस्ट है। इसी तरह आपका जब नेजल कंडीशन कोई ऐसी आती है जिसमें आपका नेजल ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व है एंड यू डोंट नो, तो उसमें आप नेजल स्वैब कराते हैं जिसमें आपकी सिक्रीशंस निकल रही हो। याद रखना ये जो कल्चर है ना, ये हमेशा सिक्रीशंस में पे होते हैं। लाइक थ्रोट स्वैब है तो थ्रोट की जो म्यूकोइड सिक्रीशंस बन रही हैं वो ले ली जाएंगी। नेजल स्वैब नेजल सिक्रीशंस में से होगा। इसी तरह आपकी जब ईयर में यू हैव मुसलसल सेपरेशन, जो सेपरेटिव टाइटिस मीडिया होता है, मुसलसल ये किसी भी डिजीज से अगर मुसलसल सेपरेशन है, मुसलसल फ्लूइड निकल रहे, तो उसमें फिर आप ईयर स्वैब कराते हैं उसको सिक्रीशन का जो निकल रही है, ताकि पता चले कि ऑर्गेनिज्म कौन से। तो ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में आता है। तो इस तरह से आपने प्रोसीड करना है। अगर आपको डिजीज़ की बाकायदा नहीं भी याद आ रही कि क्या इन्वेस्टिगेशन है, तो अपने जहन में 3 ग्रुप्स बनाए, हेमेटोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड स्पेशल। अगर कोई इन्फेक्शियस पैथोलॉजी है तो CPESR कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई आपको ट्यूमर लग रहा है, कोई मैस पड़ी हुई है, तो बेशक CP को स्किप कर दे, लेकिन एक बेसलाइन पेशेंट की चेक करने के लिए CP हमेशा करा ही ली जाती है। रेडियोलॉजिकल में हमेशा एक्सरे से शुरू करना है, देन यू गो फॉर CT एंड MRI, और स्पेशल तब जब कोई आपकी सिक्रीशन हो। दिस इज ऑल फॉर इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी एल्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू।